Good morning, everyone. Irfan Aman once again in front of you people. अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आप लोगों के सामने अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था और उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम बहुत ही जल्द जीडीआर एंड आईडीआर के बारे में बात करेंगे। इट मींस ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। और साथ में आज मैं तीनों में कंपैरिजन करके भी आपको बताऊंगा कि ये एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है। ओके, तो सबसे पहली बात, जब हमने एडीआर की बात की थी तो हमने आपसे बताया था कि कोई भी इंडियन कंपनीज अगर यूएसए मार्केट से या अमेरिकन इन्वेस्टर से, रिटेल इन्वेस्टर से फंड रेज करना चाहे तो उसके लिए उसे एडीआर इशू करना होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। वो करती है। ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है ये मैंने आपको बताया था। ओके, सिमिलरली जीडीआर का भी सेम कॉन्सेप्ट है। हमने क्या देखा एडीआर के केस में कि इंडियन कंपनी, मैंने एग्जांपल लिया था टाटा मोटर्स का, ऐसे ही और भी एडीआर्स हैं जैसे एचडीएफसी बैंक का भी है, आईसीआईसीआई बैंक का भी है। आप देखेंगे, चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई इंडियन कंपनी अमेरिकन इन्वेस्टर्स के अलावा अगर इंटरनेशनल मार्केट से फंड रेज करना चाहे तो उस केस में जो रिसिट्स इशू किया जाता है उसी चैनल के थ्रू उसे हम जीडीआर कहते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब मैंने आपसे बताया उसी चैनल के थ्रू, तो मैं रिकॉल करवा दूं आपको वो चैनल क्या था कि सबसे पहले इंडियन कंपनी जो फंड रेज करना चाह रही है ग्लोबल मार्केट से, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को अपना शेयर इश्यू नहीं करेगी। तो उसमें सबसे पहला रोल किसका आता है? डोमेस्टिक कस्टडियन का। डोमेस्टिक कस्टडियन वो होता है जिसके पास इंडियन कंपनी के शेयर्स होंगे, उस कंपनी के जिसे फंड रेज करना है। अब जिस कंट्री से फंड रेज करना है या अगर इंटरनेशनल मार्केट से फंड रेज करना है तो उस केस में एक ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, या मैं यूं कहूं तो इंटरनेशनल डिपॉजिटरी बैंक होगा जिसका डोमेस्टिक कस्टडियन के साथ टाई अप, कह लो आप, टाई अप होता है, जो कि डोमेस्टिक कस्टडियन उन्हें एक्नॉलेज देगी कि यस वी आर हैविंग द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, राइट नाउ। अब वो इंटरनेशनल बैंक क्या करेगी? डिपॉजिटरी रिसीट्स, डिपॉजिटरी बैंक्स, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी बैंक्स बोलिए या ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक्स कहते हैं, वो पार्टिकुलरली उस कंट्री के इन्वेस्टर्स को एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप और रिसिट्स इशू करेगी जिसे हम कहेंगे जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। इसका मतलब वो शेयर डायरेक्ट इश्यू नहीं किया जा रहा है, उसके बदले में जो भी इंस्ट्रूमेंट इश्यू हो रहा है इन्वेस्टर्स को उसे हम जीडीआर कहते हैं। तो हमने क्या डिफरेंस देखा एडीआर और जीडीआर में? एडीआर के केस में यह था कि वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन इन्वेस्टर्स के लिए है और वो जो कंपनी है उसका शेयर्स या स्टॉक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, इट मींस नैस्डैक या एनवाईएसई, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा। बट जीडीआर के केस में वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे हो सकता है, यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज पे हो सकता है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट अपार्ट फ्रॉम अमेरिका। तो सेम प्रोसेस, फंड रेजिंग अपार्ट फ्रॉम अमेरिका, एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड, उस केस में हम जीडीआर का इस्तेमाल करते हैं, कंपनीज इस्तेमाल करती है। अब एडीआर के केस में मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेशन होता है, इट मींस शेयर्स के ऊपर, जैसे इंडिया में टाटा मोटर्स हम देखते हैं 500 के करीब है तो वो रुपीज में मेंशन है, डिनोमिनेटेड है। एचडीएफसी 1500 डिनोमिनेटेड है। बट एडीआर किस में होता है? डॉलर्स में, राइट वो जो भी एक्सचेंज रेट का वैल्यू हम डिवाइड करके देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। साथ में ये भी बताया था मैंने आपसे कि एक एडीआर बराबर हो सकता है 5 शेयर्स हो या हो सकता है 10 शेयर हो। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक्सचेंज रेट अगर इंडिया और यूएस डॉलर का अभी 80 पर डॉलर 80 रुपीज हमें देना पड़ता है और कोई शेयर्स अगर 1600 का है तो इसका मतलब कितने डॉलर देने पड़ेंगे हमें? $20, यानी कि उस एडीआर की वैल्यू क्या होगी? प्राइस $20, राइट। अब एक एडीआर में हो सकता है 5 शेयर्स हो,
राइट। जरूरी नहीं है एक एडीआर बराबर एक टाटा मोटर शेयर्स या एक एचडीएफसी बैंक शेयर। अगर मैं आपसे कहूं कि एक एडीआर बराबर 5 शेयर्स हैं और एक शेयर्स की वैल्यू अभी हमने एक्सचेंज रेट को कंसीडर करके निकाला 20 पर डॉलर, तो इट मींस द वैल्यू और द प्राइस ऑफ द एडीआर विल बी $100, राइट। अब हम जीडीआर के केस में बात करें तो जीडीआर के केस में जरूरी नहीं है वो डॉलर में डिनोमिनेटेड हो सकता है वो यूरो में है, हो सकता है डॉलर में भी हो, राइट। और सेम कॉन्सेप्ट वहां भी एप्लीकेबल है कि वो एक जीडीआर बराबर हो सकता है 5 शेयर्स हो या 10 शेयर्स हो, डिपेंड करता है, राइट। ये तो मैंने आपको मल्टीपल्स में बता दिया। कई बार ऐसा होता है कि फ्रैक्शंस में भी होता है, जैसे हम बिटकॉइन के केस में देखते हैं कि जरूरी नहीं आपको एक पूरा बिटकॉइन खरीदना है, आप बिल्कुल फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हो, 0.001234 व्हाटएवर। सिमिलरली जब हम इंडियन भी यूएसए मार्केट से डायरेक्ट टेस्ला और एप्पल्स के शेयर्स को खरीद सकते हैं, बट मैं अभी इसमें नहीं जाऊंगा, इसका एक अलग प्रोसेस है, उस पर हम बाद में आएंगे। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया कि मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि अब आपको बर्कशायर हैथवे है तो वो तो 3.5 करोड़ का शेयर है, तो एक शेयर तो कोई खरीद ही नहीं पाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो वो फ्रैक्शन में भी अवेलेबल होता है। हो सकता है आपको 1/4 शेयर मिल जाए, 1/4, 1/10 मिल जाए, 1/100 मिल जाए, तो इसको हम फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ शेयर कहते हैं। तो सिमिलरली जीडीआर के केस में भी वो मल्टीपल्स में भी हो सकता है, 5 शेयर्स हो, 10 शेयर्स हो, या फिर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रेडिंग की। सेम जैसे मैंने आपको एडीआर के केस में बताया कि अगर आपके पास एडीआर है तो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्टेड है, तो आप वहीं पे उस एडीआर की बाइंग और सेलिंग उसी तरह कर सकते हो जिस तरह हम अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। सिमिलरली जीडीआर के केस में भी आप ग्लोबल मार्केट में उस जीडीआर का बाइंग एंड सेलिंग करते हो, गिवन कि बायर्स और सेलर्स दोनों अवेलेबल हो, राइट। अब बाकी जो भी बेनिफिट्स की बात करते हैं, सपोज हमारे पास इन्फोसिस का शेयर है, वो भी वहां लिस्टेड है, इन्फोसिस ने इंडियन शेयर होल्डर्स को बोनस इशू किया, तो बिल्कुल एडीआर है अगर उसका और जीडीआर है तो उन्हें भी उस बोनस शेयर्स इशू का फायदा मिलेगा। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है यहाँ तो उन्हें भी उस डिविडेंड डिक्लेरेंस का फायदा मिलेगा। फिर बात आ जाती है टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन का जो कैलकुलेशन होता है वो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा, बिल्कुल। और साथ में ये सारे जो भी प्रोसेस बताए मैंने, इट विल बी इन अकॉर्डेंस विद द, अगर एडीआर की बात करूं तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के बेसिस पे होगा, वो एसईसी के बेसिस पे। जैसे हमारे कंट्री के केस में ये सेबी के अकॉर्डिंग होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। तो ये तो बात थी एडीआर और जीडीआर की। अब हम बात करते हैं आईडीआर की। आईडीआर का मतलब होता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब नाम से पता चल रहा है कि वो कंपनीज होंगी, बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज, जो इंडियन स्टॉक मार्केट से रिटेल इन्वेस्टर से फंड रेज करना चाह रही है, यानी कि उस कंपनीज का स्टॉक हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगा, बिल्कुल उसी चैनल के थ्रू। हमारे कंट्री में एक कस्टडियन होगा जो उनके लिए ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक होगा, और सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि कोई अमेरिकन कंपनीज है या इंग्लैंड की कंपनी है, तो जो भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल टेस्ला, तो अमेरिका में भी एक उनका डोमेस्टिक कस्टडियन होगा, हमारे कंट्री में ओवरसीज उनके लिए डोमेस्टिक बैंक होगा, और ये बिल्कुल इसी तरह वो अपने डोमेस्टिक कस्टडियन को देंगे, इसका एक्नॉलेज हमारे ओवरसीज कस्टडियन को मिलेगा, और फिर वो उनको इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को टेस्ला के शेयर्स के बदले में एक रिसीट्स इश्यू हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो मैं आपको बता दूं तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक कंपनी है, बैंक है ये कंपनी, जिन्होंने इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से इस तरह कैपिटल रेज किया था आईडीआर के थ्रू। तो होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट जो मैंने एडीआर, जीडीआर और आईडीआर की बात की क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तीनों कॉन्सेप्ट्स में से किसी में भी, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।
मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे और बेहतर तरीके से आंसर करने की, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो। थैंक यू सो मच। फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसेस, please stay tuned with our channel. For that, like, share, subscribe and comment. Thank you so much.